नमस्कार, पेरेंटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए। कोटपुतली में एक जनसभा हुई, उन्होंने संबोधित किया। खास तौर पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के मतदाता थे, पर अलवर और जयपुर शहर के मतदाता भी मौजूद थे। 3 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता एक तरह से वहाँ इकट्ठे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने चिरपरिचित शैली में हुंकार भरी 25 में से 25 सीट जीतने का फिर दावा किया। मोदी ने वही परिवारवाद का आरोप लगाया, कहा परिवार देश से बड़ा है, हमारे देश परिवार से बड़ा है। हम विदेशों में जाकर देश को नहीं कोसते, ये विदेशों में जाकर देश को कोसते हैं। और हम एक तरफ हमारे लिए राष्ट्र पहले है, ये संकल्प लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है, और परिवार पहले इस संकल्प को लेकर चलने वाली कांग्रेस है। तमाम बातें वही थी। नारा जरूर उन्होंने दिया, दाल बाटी चूरमा, हमारा वोटर सूरमा। और अच्छी सभा थी, अच्छी भीड़ थी। मुख्यमंत्री भजनलाल भी आप देख रहे हैं, और प्रत्याशी भी राव राजेंद्र सिंह वगैरह सब मौजूद थे। इस विशाल सभा से राजस्थान में बीजेपी का कैंपेन शुरू हुआ है। और ऐसे तो परसों और कल जो है अमित शाह आए थे, जोधपुर भी गए थे, सीकर भी गए थे। लेकिन इसको ऑफिशियल लॉन्चिंग कहते हैं कि बिल्कुल एकदम प्रदेश में चढ़ाव आ जाए चुनाव अभियान में, वो आज से शुरुआत हुई बीजेपी की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आज कोटपुतली की सभा में। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी, और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। अरे मोदी जी, इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। साथियों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। तो वोटर इनका सूरमा है, सूरमा फिर अपनी वीरता दिखाएगा, इस उम्मीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया। जोश और उत्साह के साथ लोग वहाँ मौजूद थे। हम मंच पर देख पा रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी थे मुख्यमंत्री के साथ बगल में। इसी लोकसभा क्षेत्र से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले सांसद रहे, मंत्री रहे, केंद्र में 2 बार सांसद रहे, और इस वक्त भी झोटवाड़ा का विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो विधायक होकर मंत्री हैं, वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। जोधपुर में आज कांग्रेस की प्रत्याशी करण सिंह उच्चाड़ा की नामांकन सभा हुई। नामांकन सभा में
काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की और जैसे राजपूती वेश में और राजपूती डेकोरम के साथ महिलाओं को बैठाया जाता है, आज उसका मुजाहिरा देखने को मिला। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ मौजूद थे। एक के बाद एक उन्होंने भाषण दिए तीनों ने और कांग्रेस की अद्भुत एकता का प्रदर्शन किया। जोधपुर में जहां गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे भाजपा से, उनके सामने करण सिंह उचियाड़ा भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनकी नामांकन सभा में 25 में 25 सीट जीतने की बात जब बीजेपी कहती है तो ऐसा लगता है कि शायद ही किसी की नामांकन सभा में भीड़ होगी, जोश होगा, उत्साह होगा। और जैसे प्रताप सिंह जैसे कई लोग बोल रहे हैं, जब मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ चुनाव लड़ना छोड़कर पलायन कर गए, जैसे और लोग रावत, सुदर्शन रावत जैसे लोग, तब सभा में लोगों का जुटना, बैठे रहना, भाषण सुनना और गहलोत व पायलट का एक साथ मौजूद रहना, भाषण देना एक कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दे रहा है। क्या ये एकजुटता मंच पर दिखाने के लिए है या चुनाव में भी कायम रहेगी? ये सवाल तो अभी भी लोगों के जहन में होगा ही, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, पर मंच पर है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज में अभी कोई तनाव नहीं दिख रहा। तनाव का वजह भी नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी अदरवाइज सचिन पायलट तो पूरी तरह फ्री हैं। तो आइए सुनते हैं करण सिंह उचियाड़ा की सभा में जोधपुर में क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या कहा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। तमाम लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से डरते हैं, अपने क्षेत्र की, प्रदेश की कोई समस्या उठाने में सकते हैं। इन हालातों में ये देश चल रहा है, खतरनाक दौर चल रहा है, लोकतंत्र को खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ये आरक्षण भी खत्म कर सकते हैं। 400 पार की बात क्यों कह रही है? इनको संविधान संशोधन करने हैं कई तरह के, नया कालखंड बनाएंगे, मोदी जी ने कहा है। आप सोच सकते हो उसके मायने क्या है। दो मुख्यमंत्री जेल भेज दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से घोटाले कर दिए खुद ने, ईडी को भेज के डराए धमकाए और बॉन्ड खरीद लिए। चंदा दो धंधा लो, क्या मजाक बना रखी है। कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए पॉलिटिकल पार्टी के, देखा होगा आपने। अमेरिका ने और जर्मनी ने ऐतराज किया, आप अपने 2 मुख्यमंत्री को बंद कैसे कर सकते हो देश के अंदर? केजरीवाल को बंद क्यों कर दिया आपने? पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी जो भाषण देते हैं, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 10 साल में 20 करोड़ शिक्षित लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन दुनिया जानती है ऐतिहासिक बेरोजगारी आज देश में है। जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव और ये लोकसभा क्षेत्र, इसकी पहचान कांग्रेस पार्टी से है। और आज 36 कौम के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अपन सारी पुरानी बातें भूल जाएं और आज इस नामांकन सभा की जो महक है, जो खुशबू है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो पूरे देश प्रदेश में जाकर फैले और दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा यहां से फहरे। तो पुरानी सारी बातें भूल जाए और ये महक इस नामांकन सभा की फैले, सचिन पायलट ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आक्रमण का अंदाज अलग था, डेमोक्रेसी को लेकर था, संविधान को लेकर था और किसान को और बेरोजगार को लेकर बात कही सचिन पायलट ने। कल मैंने आपसे तफसील से जिक्र किया था डॉक्टर सीपी जोशी का, अचानक भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाकर उतार दिए गए और चंबल के पानी का मैंने जिक्र किया था। अब आज डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा पहुंचे। ये गुलापरा में सीपी जोशी का स्वागत हो रहा है, देखिए। बाकी नगर पालिका के अध्यक्ष सुमित कालिया के नेतृत्व में गुलापरा के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पगड़ी पहनाई, मेवाड़ी पगड़ी, और सीपी जोशी ने
29 मील चौराहे पर ही गुलाबरा से बाहर आकर सड़क पर मुख्य राजमार्ग पर स्वागत किया। इसके आगे सरेली में भी उनका स्वागत हुआ, मांडल में भी उनका स्वागत हुआ, जहाँ जहाँ से वो गुजरे सीपी जोशी का स्वागत हुआ। इसके बाद वो भीलवाड़ा में होटल ट्यूलिप में पहुँचे, वहाँ 100 से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए उनके सम्मान में। उसके बाद वहाँ से कांग्रेस दफ्तर गए और वहाँ सभा हुई, भाषण हुए। आज सीपी जोशी के इस ये जो एक्टिविटी हुई, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में, 8 विधानसभा क्षेत्र में तो चांदना है, वो बूंदी का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा का हिस्सा है। बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले, विधायक का चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि मौजूद थे। धीरज गुर्जर राष्ट्रीय सचिव मौजूद थे, रामलाल जाट पूर्व मंत्री मौजूद थे, गामीलाल मेवाड़ा मौजूद थे, सभी भीलवाड़ा के ओम नारायणीवाल भी मौजूद थे जो चुनाव लड़के हार गए और मौजूद थे। मंजू पोखरना वहाँ मौजूद थी जो पीसीसी की सदस्य हैं। सब ने भाषण दिए, एकजुटता का संदेश दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भीलवाड़ा की राजनीति थोड़ा बहुत समझता हूँ, अगर धीरज गुर्जर, रामलाल जाट, ओम नारायणीवाल ये सारे एक हो जाएं, अक्षय त्रिपाठी का नाम भी लेना चाहता हूँ, तो कांग्रेस वहाँ एक बड़ी ताकत के रूप में 6 लाख वोटों से हारी हुई पार्टी भी एक ताकत बन सकती है सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए। ये मैं पॉलिटिकली इस बात को कह रहा हूँ। कल सीपी जोशी की नामांकन सभा होगी। डॉक्टर सीपी जोशी की इस नामांकन सभा में के बाद एक गुलाब वाटिका में सभा भी होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गोविंद राठौर जैसे आज जोधपुर में थे, कल ये सब लोग भीलवाड़ा में होंगे और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेगी कांग्रेस। दामोदर अग्रवाल, जिनको बीजेपी का टिकट मिला, बहुत देर से मिला, वो सारे साधु संतों के पास जाए, हंसराम जी महाराज के पास दोक लगा के आ गए। उन्होंने विट्ठल शंकर अवस्थी बीजेपी से जो चुनाव हार गए विधानसभा का, उनसे भी मुलाकात करके सहयोग मांगा है। सुभाष बेहड़िया, जिनका टिकट कटा है, पूर्व सांसद या निवर्तमान सांसद, उनसे भी सहयोग मांगा है और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके वो 6 लाख जो वोटों से जीती हुई पुरानी सीट को अपनी विजय का ध्वज फहराने के लिए पूरा प्रयत्न करें, मेहनत करें। 4 अप्रैल को दामोदर अग्रवाल नामांकन करेंगे। उस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पड़ोस की सीट पर चुनाव लड़ रहे दूसरे सीपी जोशी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी के सामने सीपी जोशी होंगे परसों, वो नामांकन सभा में संबोधित करेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी के विरोध में चुनाव लड़ रहे दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा को। तो भीलवाड़ा में मैं समझता हूँ कल के बाद राजनीति काफ़ी हॉट होगी, क्योंकि जो प्रदेश में जो सर्वाधिक राजनीतिक जागरूक इलाके कहते हैं, उनमें भीलवाड़ा को मैं एक मानता हूँ। तो वहाँ पर ज़बरदस्त संघर्ष हो सकता है, होगा ये आज नहीं कह रहा मैं, पर हो सकता है, संभावना बन रही है। और इस संभावना को कल और परसों के कांग्रेस और बीजेपी की नामांकन सभाओं को देखने के बाद फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या संभव है क्या नहीं। आज झालावाड़ 12 सीट है, वहाँ से दुष्यंत सिंह ने, निवर्तमान सांसद दुष्यंत सिंह ने नामांकन भरा। दुष्यंत सिंह आज बहुत सादगी से 4 लोगों को लेकर नामांकन भरने गए। संभवतः उनकी माँ झालावाड़ की विधायक, झालरापाटन की विधायक, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी नहीं है साथ, 4 लोगों को लेके गए और उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। कल उनकी नामांकन सभा होगी और जेपी नड्डा आएंगे उसमें। और कल दिन में नामांकन सभा में झालावाड़ और बारां की कितनी भीड़ उमड़ती है, इससे पता चलेगा इलाके का मिजाज कैसा है। 5 बार इस सीट से उनकी मां सांसद रही है, 2 बार से खुद दुष्यंत सिंह सांसद रहे, 7 बार लोकसभा चुनाव में लगातार जीत, परिवार की भी और पार्टी की भी। और विधायक तो उनकी मां इसी क्षेत्र से हैं, झालरापाटन से, यहीं से रहकर जीत करके वो मुख्यमंत्री बनी थी। तो उनका गढ़ है एक तरह से ये सीट पिछले 20-25 साल से। लेकिन प्रमोद जैन भाया की पत्नी, जो खान मंत्री थे पिछली गहलोत सरकार में, उनकी पत्नी जिला प्रमुख रह चुकी है उर्मिला जैन भाया, वो कल नामांकन भरेंगी। और उनके नामांकन भरने पे भी ये मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने
बीजेपी ने किसी जैन को टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस ने ही जैन को टिकट दिया है। और कांग्रेस पे पहले ये आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, अब सीपी जोशी को टिकट दे दिया, तो कांग्रेस ने तो कमी पूर्ति कर दी। भाजपा ने किसी जैन को टिकट नहीं दिया। एक ही जैन कांग्रेस से हैं, उर्मिला जैन भाया, वो कल नामांकन भरेंगी, प्रमोद जैन भाया की पत्नी। उनकी समाज सेवक के रूप में बहुत ज़बरदस्त पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर चुनाव को पार पाना उनके लिए आसान नहीं है। पहले भी वो हार चुकी हैं दुष्यंत सिंह से, अब फिर चुनाव लड़ रही हैं। इस राम लहर में, इस मोदी लहर में कितना मुकाबला कर पाएंगी आने वाला वक्त बताएगा। कल देखते हैं जेपी नड्डा की नामांकन सभा को। अब हम आपके पास ये बताना चाहते हैं कि बांसवाड़ा की सीट, आज भी कांग्रेस की एक लिस्ट निकली 17 सीटों पर, लेकिन उसमें राजस्थान का बांसवाड़ा फिर भी नहीं छुआ गया। हम लगातार पेनल्टी कॉर्नर में 3-4 बार से चर्चा कर रहे हैं बांसवाड़ा की, कि बांसवाड़ा में क्या कोई समझौता होगा बहुजन भारतीय आदिवासी पार्टी से, बाप जिसे कहते हैं, या नहीं समझौता होगा, मजबूरी में कांग्रेस को प्रत्याशी उतारना पड़े। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में जाकर प्रत्याशी हो चुके हैं और उनकी खाली की गई सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बाप ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने न तो बागीदोरा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया, न डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किया, उदयपुर सीट के लिए जरूर प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन वो सीट, वो लोकसभा सीट चाहते थे। ताराचंद मीणा पूर्व जिला कलेक्टर को उन्होंने बनाया प्रत्याशी, लेकिन बाप उनको वो सीट देने को तैयार नहीं है, इसलिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है। 2 दिन बचे हैं नामांकन में। अब देखते हैं कि बांसवाड़ा सीट पर कोई समझौता होता है, नहीं होता है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है या बाप के लिए सीट छोड़ देती है ताकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पराजय सुनिश्चित करे। वो उनके पास में जीत सकने लायक फार्मूला या लड़ाई लड़ सकने लायक फार्मूला यही है कि भारतीय आदिवासी पार्टी उनके साथ गठबंधन करे और एक सीट लोकसभा की उनको दे दे, उदयपुर की सीट। तो तीनों सीटों पर टक्कर हो जाएगी बीजेपी की वर्सेज बाप और बीजेपी वर्सेज कांग्रेस। देखते हैं, 2 दिन बचे हैं। बांसवाड़ा की सीट का भी फैसला तो होना ही है, होगा ही, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कैबिनेट मंत्री थे गहलोत सरकार में, किस तरह कांग्रेस को छोड़कर चले गए और कांग्रेस में बड़ी असमंजस की स्थिति है। अर्जुन बामनिया वहाँ से एमएलए हैं, रमीला खड़िया वहाँ से एमएलए कांग्रेस की हैं, कांग्रेस के पास विधायक, लेकिन गणित ये कहता है कि बाप और कांग्रेस मिलकर ही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। अकेली न बाप दे सकती न कांग्रेस दे सकती, और इस बात को कांग्रेस समझ रही है, लेकिन बाप समझने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस की मजबूरी को जानती है और उस मजबूरी के चलते उसे लगता है कि कांग्रेस उसकी हर शर्त मानेगी। पर शायद एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए इस तरह घुटने टेकना आसान नहीं होगा। हाथ मिला लेना, कदम से कदम मिलाकर चलना अलग बात है, और घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर देना दूसरी बात है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस आत्मसमर्पण मैं समझता हूँ शायद नहीं करेगी। कदम से कदम मिलाने की अगर गुंजाइश खत्म हो गई तो आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले 2 दिनों में नामांकन भरे जाएंगे, बची कुछ सब, जहाँ दूसरे चरण का चुनाव है उन सब सीटों पर नामांकन सभाएं भी होंगी, बड़े नेता भी आएंगे। सब कुछ हम आपसे बातचीत में शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे, और जहाँ पर कोई राजनीतिक निष्कर्ष निकलता होगा किसी बात का, पेनल्टी कॉर्नर में आपके समक्ष से प्रस्तुत करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।